फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो ऑप्शन ए में तांबा का, ऑप्शन बी हो गया पित्तल का, ऑप्शन सी टंगस्टन का, ऑप्शन डी सीसा का। तो ये बना होता है ऑप्शन सी वाला जो टंगस्टन है, टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद के द्वारा जो है द्वारा किया गया। उसके बाद जो है इस बल्ब के अंदर जो है क्या आर्गन गैस से भरी होती है। उसके बाद जो है ये फिलामेंट जो स्प्रिंग टाइप का जो आप देख रहे होंगे इस बल्ब में, यही क्या होता है, ये फिलामेंट का बना होता है। ये फिलामेंट का बना होता है और इसका जो गलनांक होता है, ये गलनांक कितना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये नहीं पिघल पाता है। इसका गलनांक ज़्यादा होता है जिसकी वजह से यह नहीं पिघल पाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ऑप्शन ए में हो गया लोहा, आयरन, ऑप्शन बी में हो गया गोल्ड, ऑप्शन सी में हो गया सिल्वर, ऑप्शन डी में हो गया नाइक्रोम। तो ऑप्शन सी इसका जो है सिल्वर इसका आंसर होगा। उसके सिल्वर ये धातु में हो गया, धातु में। और अधातु जो होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो रहता है वो विद्युत का चालक होता है। चालक को इंग्लिश में इसको कंडक्टर बोला जाता है, इसको कंडक्टर कहा जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? देखिए ऑप्शन ए हो गया तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन बी हो गया टेम्परेचर में कमी से बढ़ता है, ऑप्शन सी इसका हो गया तापमान के साथ बढ़ता है, ऑप्शन डी हो गया टेम्परेचर के घटने से घटता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद ध्वनि जो होता है, ध्वनि को यांत्रिक तरंग के रूप में जो है इसे कहा जाता है। यांत्रिक तरंग के अंतर्गत इसको रखा जाता है, क्योंकि यांत्रिक का मतलब होता है एक माध्यम की इसकी ज़रूरत होती है। अगर मान लीजिए जैसे एयर हो गया, अगर मान लीजिए अगर वायु नहीं रहेगा तो हम जो बोल रहे हैं वो साउंड जो है दूसरे व्यक्ति तक जो है अगर हम पहुंचाना चाह रहे हैं तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ध्वनि का जो माध्यम होता है वो एयर के माध्यम से जो है क्या होता है, वो एक जगह से लेकर के साउंड को दूसरी जगह क्या करता है, उसको पहुंचाता है। तो इसलिए यांत्रिक तरंग हुआ। उसके बाद जो है जो ध्वनि का एसआई मात्रक होता है, ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। इसके द्वारा जो है क्या होता है, ध्वनि को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से एक ऊंची क्षमता वाले बिजली के तार पर एक पक्षी बैठा हुआ है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में है झटका नहीं लगेगा उस पक्षी को, उसके बाद जो है वह तुरंत मर जाता है। उसके बाद ऑप्शन सी में है उसे हल्का झटका लगता है, उसके बाद उसे करंट नहीं लगता है। तो इसका जो चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद जो है इसका ऑप्शन जो होगा ये डी होगा, इससे करंट नहीं लगता है। अब यहाँ पर जो है देखिए, आप अपने घर के आसपास जो भी बिजली का जो खंभा दिया रहता है और उस पर जो तार लगा रहता है, तो आप जब देखते हैं कि जिस समय बिजली सुगाड़ उसमें बिजली जब रहता है, करंट जब रहता है उस तार में, फिर भी उस पर जो है बहुत सारा पक्षी जो है क्या होता है, बैठा रहता है। तो उसको मानव को, जबकि मनुष्य को करंट लग जाता है और पक्षी को क्यों नहीं लगता। तो सबसे तो पहले हम ये चीज़ जानेंगे कि इस पक्षी को, जैसे कि ये ऊपर वाला तार हो गया, उसके बाद सबसे तो पहले
जो वायर्ड होता है, तार होता है, ये एक अर्थ होता है और एक जो है ये मतलब दो टाइप तार जो है दो ठो होता है। एक ठो मान लीजिए आपका एक ठो रेड हो गया और एक ठो ब्लैक, एक ठो रेड, एक ठो लाल और एक काला। एक ठो काला वाला जो है माइनस हो गया और लाल, काला वाला माइनस और लाल वाला जो है, लाल वाला मान लीजिए ये हो गया प्लस। तो ये माइनस और प्लस को मिलने के बाद जो है क्या होगा, किसी चीज़ को जैसे बल्ब को जलाना है तो माइनस प्लस अगर रहेगा तब जा कर के एक या तो एक मैन रहेगा और एक अर्थ रहेगा, अर्थिंग वाला तार रहेगा, तब ये जा कर के क्या होगा कोई बल्ब जल सकता है। तो वही बात होता है कि क्या होता है जो इस पर जो पक्षी बैठता है ये जो है नीचे वाले को टच नहीं करता है। ये सिर्फ एक सिंगल जो तार होता है या तो न्यूट्रल पर बैठा रहता है या जो प्लस वाला पर या माइनस वाला तार पर ऊपर में बैठा रहता है। और अगर थोड़ा भी अगर नीचे अगर ये अगर टच अगर कर जाता है, ऊपर वाला पर बैठा रहता है और नीचे वाला पर अगर टच करेगा तो इसको करंट लग जाएगा। तो अगर अगर इस तरह से अगर आप देखते होंगे कि कभी कभी आप देखते होंगे या कौवा हो गया या चाहे जो मैना हो गया, कोई भी पक्षी को आप देखते होंगे कि कभी कभी जो है वो उसको करंट लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है या ऊपर ही क्या होता है लटक जाता है। तो ये दोनों तार को जब टच कर लेते हैं तब जाकर के उसको करंट लग जाता है। उसके बाद अगर हम ये चमगादड़ की अगर बात करें तो चमगादड़ को करंट क्यों लग जाता है जबकि इस पक्षी को क्यों नहीं लगता। चमगादड़ जो होता है ये उल्टे जो है क्या होता है उल्टे लटक करके बैठता है, जिसकी वजह से ऊपर वाले तार पर अगर बैठता है तो नीचे वाला जो तार होता है उसमें ये टच कर जाता है, जिसकी वजह से इसको करंट लग जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकिरण से अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है, किस विकिरण का। तो ऑप्शन ए इसका हो गया एक्स किरण हो गया, ऑप्शन बी हो गया गामा किरण, ऑप्शन सी नीला प्रकाश या पराबैंगनी, उसके बाद डी में हो गया लाल प्रकाश का। तो ऑप्शन डी इसका जो होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर होगा। इसका जो देखिए इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है, इसका तरंग दैर्ध्य होता है 8 × 10⁻⁷ मीटर, इतना होता है। उसके बाद जो है ये एक्स किरण का होता है, एक्स किरण का होता है 10⁻⁻10 होता है। उसके बाद जो है गामा किरण का होता है, गामा किरण का 10⁻13 होता है, 10⁻13 मीटर। उसके बाद जो है उसके बाद जो है गामा किरण का कितना होता है, गामा किरण का होता है गामा किरण का होता है 10⁻13 होता है -13 मीटर। उसके बाद जो है नीला का होता है, नीला या पराबैंगनी किरण, इसका जो होता है 10⁻⁻8 इसका होता है तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से चमगादड़ अंधेरे में किस कारण से उड़ सकते हैं। ऑप्शन ए में है अप्राश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करने के कारण, अंधेरों में दिखाई देने के कारण, वे रोशनी को कौन उत्पन्न करते हैं, और डी में है प्राश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करने के कारण। सबसे तो पहले हम जानेंगे तो एक हो गया प्राश्रव्य ध्वनि। प्राश्रव्य ध्वनि का मतलब ये हुआ, प्राश्रव्य ध्वनि का मतलब ये हुआ कि 20,000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है और मनुष्य उसको नहीं सुन सकता है। और इसको जो है जैसे कि चमगादड़ हो गया, चमगादड़ प्राश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करने के कारण ही रात को क्या होता है ये अंधेरे में उड़ सकते हैं। उसके बाद जो है
जैसे कि कुत्ता हो गया, कुत्ता जो है इस प्रस्रव्य ध्वनि को क्या करेंगे, सुन सकता है, क्योंकि कुत्ता को आप जब भी आप देखते होंगे, या सांप हो गया, सांप तो सिर्फ वाइब्रेशन पर ही क्या होता है वो सुन सकता है। उसके बाद जो है आप जब कुत्ता को देखते हुएगा कि उसका जो कान जो रहता है वो ज़्यादातर जो है वो सोता है नीचे में, तो वो कान जो है धरती में क्या करता है, उसको सटा करके सोता है। तो वो जो है क्या होगा कि ये 20 हर्ट्ज से जो 20 हर्ट्ज से जो ऊपर है, 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर है उसको जो है क्या होगा, ये चमगादड़ हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली होगा, ये सब जो है क्या होगा, सुन सकता है, जबकि मनुष्य इसको नहीं सुन सकता है। उसके बाद जो है अ, ये तो प्रस्रव्य हो गया। एक श्रव्य होता है, एक श्रव्य ध्वनि होता है, श्रव्य ध्वनि होता है। इसको जो है ये 20 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से जो है क्या होता है, 20 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, और इससे भी हमारा कान जो है क्या होगा, नहीं सुन सकता है। उसके बाद जो है श्रव्य ध्वनि में 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक इसको हमारे कान सुन सकता है। उसके बाद जो है अब श्रव्य ध्वनि को, ये 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, इसको जो है क्या होगा, इसको बहुत बड़े आकार से जो है क्या होता है, इसको बहुत बड़े आकार का जो स्रोत होता है, जिससे जिससे ज़्यादा साउंड निकलता हो, उसके द्वारा जो है ये इसमें साउंड जो है निकाला जाता है। उसके बाद जो है यहाँ श्रव्य बोला, तो श्रव्य 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, जिसको मनुष्य आसानी से सुन सकता है। देखिए ध्वनि का 3 टाइप है, एक श्रव्य है, श्रव्य वाला में जो है श्रव्य ध्वनि को क्या होगा, मनुष्य सुन सकता है, जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। उसके बाद जो है एक अवश्रव्य ध्वनि होता है, अवश्रव्य ध्वनि, इसको क्या होगा कि मनुष्य जो है क्या होगा, इसको नहीं सुन सकता है। ये एक बड़े आकार के जो स्रोत होते हैं साउंड का, उससे जो है निकाला जाता है। उसके बाद प्रस्रव्य ध्वनि, प्रस्रव्य ध्वनि जो होता है सकते हैं, जैसे कुत्ता जो होता है लैंड में क्या करता है, अपना ईयर को क्या करता है, उसको टच करके रखता है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशन होता है उसको सुन सकता है, और मनुष्य उसको नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ध्वनि किस में चलती है, तो केरोसिन हो गया, ऑप्शन ए में हो गया लोहा, निर्वात में, जल, डी में हो गया जल हो गया। तो ध्वनि जो होता है, ध्वनि के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है जो कि एयर होता है, अर्थात वायु के माध्यम से जो है क्या होता है। जैसे कि अगर आप अगर इसको और अगर आप जानना चाहेंगे कि कैसे वायु से जो है ये वायु पर क्यों निर्भर रहती है, क्योंकि जब आप आपके आस पड़ोस में जब साउंड जो है बजते रहता है, तो उस समय आप देखिएगा कि जो हवा तेज होता है, तेज जब बहने लगता है, तो उस समय क्या होता है, आप हवा जिस समय तेज रहता है उस समय अगर साउंड बजता रहता है, तो जिस तरफ हवा रहता है, जिस तरफ से हवा बहती है उसके ठीक विपरीत जो है आपको क्या होगा कि ज़्यादा जो है आपको सुनाई देगा साउंड। इसलिए ये हवा पर जो है क्या होता है, निर्भर रहता है। उसके बाद साउंड जो होता है, ये सबसे अधिक तेज ध्वनि जो है कौन निकालता है, किससे उत्पन्न की जा सकती है, जैसे लोहा हो गया, ठोस जो भी चीज़ है उससे ज़्यादा ध्वनि जो है निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या होता है, जैसे कि साइकिल हो गया, साइकिल हो गया, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, जिसमें जो पहिया लगल रहता है उसमें जो ये बॉल बेयरिंग जो लगल रहता है, ये क्यों लगा रहता है, ये क्या करता है, तो ये घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को, घर्षण का मतलब होता है ऐसा तो नहीं है कि जो चक्का है उसमें जो चक्का में अगर ये बॉल बेयरिंग अगर नहीं रहेगा तो वो घर्षण टाइप का जो है मतलब
करेगा, जिसकी वजह से आपको जो साइकिल या मोटरसाइकिल, जो भी चक्के वाले, जो पहिए वाले जो भी ट्रांसपोर्ट हैं या साधन हैं, वो सही से नहीं चल पाएगा। तो ये क्या करता है, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में क्या करता है, ये बदल देता है, जिसकी वजह से हम आसानी से क्या करते हैं, जो पहिए वाला जो भी साधन होता है उसको हम आसानी से उस पर जा सकते हैं या उसको आसानी से चला सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत कम समय में। अगर घर्षण अगर रहेगा तो बहुत टाइम लगेगा इसको जो है कहीं पर अगर हम जा रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए हम किसी वस्तु को अगर ऊपर हम फेंकते हैं या उछालते हैं तो वो नीचे जो है क्या होता है, गिर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जो है क्या करता है, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी वस्तु को नीचे खींचता है। अगर नहीं खींचेगा तो अगर मान लीजिए अगर फुटबॉल है उसको अगर फेंकेंगे तो वो कहाँ रुकेगा किसी को पता नहीं, इसका अनंत अंत नहीं है। इसलिए वो क्या करता है, जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी मदद से जो है क्या करता है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपने तरफ क्या करता है, आकर्षित कर लेता है या खींच लेता है। और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में, ऑप्शन ए में इसका जो डायरेक्शन है उत्तर से दक्षिण में, दक्षिण से उत्तर में, और पश्चिम से पूर्व में, और पूर्व से पश्चिम में। तो इसका ऑप्शन होगा दक्षिण से उत्तर में जो है इसका डायरेक्शन जो है ये हर वक्त जो है रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है, देखिए ऑप्शन ए में है ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसके बारे में ये सूटेबल ऑप्शन नहीं है। उसके बाद बी में ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। उसके बाद ऑप्शन सी में है ऊर्जा का अलग से निर्माण किया जा सकता है। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए ऊर्जा जो होता है ये इसको हम क्या करते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास जो है जैसे बल्ब है, बिजली का बल्ब है मान लीजिए, और बल्ब को क्या करेंगे, बिजली के बल्ब को अगर हम प्रकाश ऊर्जा में अगर बदलना है, प्रकाश में अगर बदलना है तो इसमें जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को क्या करेंगे, इस बल्ब में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद ये बल्ब जो है ये प्रकाश ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी तरह से ऊर्जा का न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको परिवर्तित करके या ट्रांसफ़र करके दूसरे एनर्जी के रूप में जो है क्या करते हैं, इसको परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रण करता है या नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में परितारिका होगा। परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है, आइरिस। और ये ऑप्शन बी में हो गया, ये आँख पर ये जो ब्लैक वाला है पुतली, इसको क्या करता है, ये कंट्रोल, ये साइज को नियंत्रित करके रखता है, ये परितारिका। उसके बाद जो है ये कॉर्निया जो है, ये पतली टाइप का जो झिल्ली दिखाई दे रहा है, ये जो है ये कॉर्निया होता है, ये पतली टाइप का झिल्ली। उसके बाद जो है इस अगर आँख में जो है मानव की आँख में उत्तल लेंस का जो है उत्तल लेंस होता है। इसके बाद जो है और रेटिना जो होता है ये क्या करता है, ये प्रतिबिंब को जो बनता है वो रेटिना की वजह से जो है हमारे उस अगर किसी वस्तु को हम देखें तो उसका प्रतिबिंब हमारे दिमाग में बनता है कि हाँ ये पेंसिल है, ये कलम है, ये मोबाइल है, तब तो हम जा कर के हम उस चीज़ को अनुभव करते हैं, देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो प्रकाश की किरण
का मुड़ना क्या कहलाता है? वो अपनी डायरेक्शन से विचलित हो जाते हैं या वो दूसरे डायरेक्शन में चल जाते हैं। तो इसको हम ऑप्शन ए में प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, ऑप्शन ए में प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ऑप्शन बी में प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी में गुरुत्वाकर्षण और ऑप्शन डी में विवर्तन। तो इसका जो परावर्तन का मतलब होता है कि ये जो है, ये नीचे जो है एक दर्पण लगा हुआ और इधर जो है ये सूरज के प्रकाश से जो है क्या है, ये जो है प्रकाश आ रहे हैं। उसके बाद ये दर्पण से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के या इससे टकरा करके फिर इसका जो है, जैसे हम आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे हम बचपन में क्या करते थे कि जो ऐना होता था, समतल दर्पण का ऐना या कोई भी ऐना मान लीजिए, अगर दर्पण है मेरे पास तो उसको क्या करते थे, जो धूप होता था उस तरफ हम मोड़ करके उसको धूप वाला जो प्रकाश है वो ऐना पर देखा करके जो दर्पण होता था, जो समतल दर्पण या मुँह कान देखने वाला जो दर्पण होता था, उसको जो प्रकाश होता था उसको उस ऐना पर ले जा करके और किसी को मुंह पर जो है क्या करते थे, उसके फेस पर उसको फोकस करने से वो उसका जो है थोड़ा देर के लिए लगता था कि मतलब आँख उसका जो है उसको थोड़ा देर के लिए आँख मिचलाने लगता था। तो ये क्या है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे कि ये प्रकाश आ रही है, इधर टकराने के दर्पण के टकराने के बाद जो है कुछ भाग जो है लौट जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद अगर अपवर्तन की अगर बात करें तो अपवर्तन यहाँ पर आऊँ, देखिए ये आपतित किरण है, मान लीजिए ये सूरज का प्रकाश है और ये यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर आने के बाद जो है ये एक दर्पण है, ये मान लीजिए एक दर्पण हो गया, दर्पण है ये एक आपका ये विरल माध्यम हो गया। विरल का मतलब होता है जो हटा हुआ रहता है, या जैसे मान लीजिए विरल माध्यम होगा जैसे वायु हो गया, उसके संघनन माध्यम हो गया जैसे कि पानी हो गया। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ ये सीधे आएगा ना, सीधे यहाँ पर अगर आएगा तो आने के बाद जो है ये सीधे इधर जाएगा। इसका जो है एक ये इसका जो ये भाग जो है ये देखिए यहाँ पर जो है आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा है, तो यही आपतित किरण हो गया। उसके बाद ये एक सीधी पारदर्शी सतह है, पारदर्शी सतह, उसके और ये अविलंब जो है इस पर है। जैसे कि अगर आप जो है, जैसे पानी में अपवर्तन के कारण क्या होता है कि अगर आप सिक्का को अगर पानी में रखिएगा, किसी पानी में रखने के बाद जो है क्या होता है, वो अपने स्थान से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है या मोटा लगता है। जैसे पानी में भी मछली जो है बड़ा लगता है, जब उसको ऊपर लाया जाता है तो लगता है वो बहुत छोटा लगने लगता है। तो ये होता है अपवर्तन। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर अगर हम पेंसिल को देख रहे हैं तो ये थोड़ा मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये क्यों होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ये पेंसिल थोड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन ए में 2.52, ऑप्शन बी में 2.42 और ऑप्शन सी में 1.42, ऑप्शन डी में 342। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर होगा 2.42 होता है और हीरे का अपवर्तनांक। और हीरे के एक चीज़ और, हीरे में जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसकी वजह से वो हीरा चमकता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए में उल्टा और वास्तविक, ऑप्शन बी में वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी में आभासी और उल्टा, ऑप्शन डी में आभासी और सीधा। तो इसका ऑप्शन होगा वास्तविक और उल्टा जो है बनता है रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है हमारे आँख के रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं? उसके बाद जो है वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं और ये बादल जो हैं ये नीचे क्यों नहीं गिरते हैं?
ये सबसे तो पहले ऑप्शन ए हो गया कम घनत्व के कारण, ऑप्शन बी हो गया अधिक घनत्व के कारण, और ऑप्शन सी हो गया उत्प्लावन के कारण, ऑप्शन डी हो गया अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण तो वही पेंसिल जो है क्या होता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। उत्प्लावन बल जो होता है, अगर मान लीजिए बाल्टीन है, बाल्टी को अगर पानी में डुबाएंगे तो बाल्टी जितना दूर उसका जो स्पेस रहेगा वो उतना दूर जो है क्या होगा, पानी को खाली कर देंगे, ठीक, और वो तैरने लगता है उसमें। उसके बाद जो है यहाँ पर अधिक घनत्व के कारण, तो ये इसका ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। कम घनत्व के कारण जो है ये बादल जो होता है ये आसमान में क्या होता है, आसमान से नीचे रहता है, फिर भी ये तैरने लगता है, तैरता रहता है। उसके बाद जो है ये बादल क्यों नहीं गिरते, देखिए बादल बादल जो होता है पानी की बूंद और जलाशय के घनत्व के बाद बादल का जो घनत्व होता है हवा के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से इसलिए बादल नहीं गिरते हैं। ये दोनों मिलकर के जो पानी का बूंद होता है या पानी नमी होती है और जलवाष्प होता है, उस दोनों का घनत्व बादल का घनत्व हवा के घनत्व के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से बादल जो होता है वो हवा में मिलकर के वो क्या करता है, ऊपर तैरते रहता है और वो नीचे नहीं गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो जी का मान जो होता है सबसे अधिक होता है ऑप्शन ए में ध्रुव पर, चंद्रमा पर, ऑप्शन सी में समुद्र पर, और इनमें से सभी। तो ये जो पृथ्वी का जो ध्रुव होता है, ध्रुव या पोल जो होता है उस पर सबसे जो है क्या होता है, ये ग्रेविटी का मान जो है होता है ज़्यादा। उसके बाद इसका जो मान होता है ग्रेविटी का, तो ये 9.8 मीटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है कौन सा दृष्टि दोष है जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए में निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा जो है इसको ठीक किया जा सकता है। उसके बाद दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी में दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और ये वर्णधता या इसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें ज़्यादातर जो है इसमें दो कलर जो है नहीं दिखाई देता है ज़्यादातर, और ये ज़्यादातर जो है क्या होता है कि ये पुरुष में होता है और ये आनुवांशिक रोग होता है, इसलिए इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। ये डीएनए के द्वारा जो है ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है एक दूसरे में ट्रांसमिट होते रहता है। ये ज़्यादातर पुरुष में इसलिए होता है और महिलाओं में कम होता है। इसकी वजह क्या है, तो इसका वजह ये होता है कि पुरुष में XY रहता है और ये जो X हैं XY हैं ये XX हैं, तो ये X की वजह से क्या होता है ये जो है उस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो है ये पुरुष में जो है ज़्यादा होता है। इसमें एक ही सिंगल एक्स होता है, जिसकी वजह से उसको एक एक्स ख़त्म होने के बाद जो है दूसरा वाई बच जाता है, तो उसको फिर कंट्रोल नहीं कर पाता और यह रोग से प्रभावित हो जाते हैं पुरुष। उसके बाद महिलाओं में 2 ठो होता है, तो एक ठो अगर ख़राब भी हो जाता है एक्स, तो दूसरा एक्स जो है उसको कंट्रोल करके रखता है, जिसकी वजह से महिलाओं में ये कलर ब्लाइंडनेस का जो रोग होता है ये दृष्टिदोष होता है, ये ज़्यादातर नहीं होता है और पुरुष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से धूप के चश्मे की पावर जो है कितनी होती है, तो ये होता है कितना, ये होता है एक 1 डायोप्टर होता है, 1.5 डायोप्टर होता है, ये 0 डायोप्टर होता है ऑप्शन सी में, और डी में होता है इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो है 0 डायोप्टर होता है। और लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से पानी का अधिकतम जो डेंसिटी होता है या घनत्व होता है मैक्सिमम, वो किस में होता है,
10 डिग्री सेल्सियस में, ऑप्शन बी में है 4 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन सी में है 7 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी में है 5 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका पानी का जो डेंसिटी होता है, घनत्व, वो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो सदैव जो होता है, ऑप्शन ए में गतिज ऊर्जा, जिसको गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। उसके बाद ये ऑप्शन बी में स्थितिज ऊर्जा हो गया, ऑप्शन सी में स्थितिज घर्षण हो गया, ऑप्शन डी में गतिज घर्षण हो गया। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये ए होगा। ऑप्शन इसका ए आंसर होगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो है हर वक्त जो है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद जो है इसका जो फॉर्मूला होता है के ई बराबर होता है 1/2 mv² होता है, mv² होता है। ये काइनेटिक एनर्जी होता है के ई का मतलब। उसके बाद 1/2 होता है उसके, और ये एम का मतलब मास होता है और वी का मतलब वेलोसिटी, वेग होता है। तो ये फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। और गतिज ऊर्जा जो है, और स्थितिज ऊर्जा के बारे में, स्थितिज ऊर्जा जो होता है ये इसका जो है पीई होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और बराबर होता है mgh, अर्थात ऊंचाई होता है। h का मतलब ऊंचाई, g का मतलब ग्रेविटी होता है और m का मतलब मास होता है। और इसका जो उदाहरण होता है, जैसे कि स्थितिज ऊर्जा है, स्थिति जैसे बांध बना करके, जैसे क्या होता है कि जो बड़ा बड़ा जो नदी सब जो होता है उसको क्या करता है, बाढ़ के समय क्या करता है, बांध बना करके जो है जो पानी होता है उसको इकट्ठा करके रखा जाता है, ताकि जो बाढ़ से जो उसके जो आसपास का इलाके हो वो जो है प्रभावित ना हो। तो उसमें जो है बांध बना करके जो वाटर जो रखा गया है, वो नदी में जो उतना पानी है उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। उसके बाद वही अगर बांध टूट करके जो पानी बहने लगता है तो उसमें क्या होता है, बहने वाला जो पानी जो उसमें गतिज ऊर्जा होने लगता है। उसके बाद जो तनी हुई धनुष होता है, ये धनुष धनुष होता है, और उसको जब छोड़ेंगे तीर तो जा कर के क्या होगा, वो तीर जो होगा वो गतिज ऊर्जा में चल जाएगा। और घड़ी की जो चाबी होती है वो स्थितिज ऊर्जा में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा पर भार का अनुपात कितना होता है? देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा पर जो भार का अनुपात होता है 1/6 होता है। अर्थात अगर मान लीजिए अगर कोई वस्तु अगर 1 ग्राम का है और उसको अगर हम पृथ्वी पर उछालेंगे तो 100 ग्राम होगा, और चंद्रमा पर इसको ले जाएंगे तो ये 6 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका 6:1 होगा, और बी इसका ऑप्शन 2:5, और सी 3:4, और 6:7। तो ऑप्शन इसका ये आंसर होगा 6:1, अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा का जो भार होता है 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर जब रख दिया जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसका जो प्रतिबिंब है फोकस पर वास्तविक वस्तु से छोटा बनेगा। और अवतल दर्पण को जो दंत चिकित्सक होता है और कान के अंदर जो है देखने के लिए प्रकाश को क्या करते हैं, ये एकत्रित करने के लिए इसका उपयोग करता है। उसके बाद जो है अवतल दर्पण का उपयोग जो है जो गाड़ी का हेडलाइट होता है उसमें भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ये बातें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका जो अगर हम किसी वस्तु को अगर अनंत पर रख देंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, तो उसका जो प्रतिबिंब है कैसा बनेगा? तो ऑप्शन ए में है फोकस पर वास्तविक वस्तु से छोटा बनेगा।
वक्रता केंद्र पर वस्तु से वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर, अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, और दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा बड़ा। तो ये हो जाएगा इसका जो आंसर होगा, आंसर ये होगा फोकस तथा वास्तविक, फोकस पर वास्तविक वस्तु से छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए में एसी को डीसी से, देखिए एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट होता है। एसी का मतलब अल्टरनेट करंट, और इसको प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। इसको प्रत्यावर्ती धारा इसको कहा जाता है। उसके बाद जो है डीसी का मतलब होता है, ये एसी वाला जो करंट होता है ये बिजली से उत्पन्न किया बिजली को एसी करंट कहा जाता है। और डीसी जो होता है, जो बैटरी होता है, बैटरी जो होता है उससे डीसी से करंट जो है, उससे डीसी करंट बनता है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट होता है। इसको दृष्टि धारा कहा जाता है। दृष्ट धारा, इसको दृष्ट धारा कहा जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर उसके बाद जो है एक चीज़ और, जो एसी करंट होता है इसको हम ज़्यादा दूरी तक ले जा सकते हैं, इसमें डिस्टेंस में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जो डीसी करंट होता है इसको हम ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। इसमें अगर हम ले जाएंगे ज़्यादा दूर तक तो इसकी जो वोल्टता होती है धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगता है, और बैटरी लास्ट में क्या होता है, डाउन हो जाता है। इसलिए हम इसको ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए बिजली जो है बनता कहाँ पर है और कहाँ पर जो है पहुँचा दिया जाता है, जबकि डीसी वाला जो है करंट इस तरह से नहीं पहुँचता। उसके बाद बी में है एसी करंट, एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए। और ऑप्शन सी में है डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए। तो देखिए डीसी बैटरी वाला नहीं होगा। उसके बाद जो है ट्रांसफार्मर जो होता है ये ज़्यादातर ये लगा क्या किस में रहता है, बिजली वाले जो लाइन होता है उसमें। तो ये एसी वोल्टेज को क्या करता है, एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। उसके बाद जो है इसमें अगर हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ रहता है, देखिए इसमें एक ब्रीथर होता है। उसके बाद जो है लो वोल्टेज वाला सिस्टम्स होता है। उसके बाद कूलिंग ट्यूब्स होता है, ड्रेन ऑफ रहता है, टैंक कवर रहता है, मेन टैंक होता है, और एक कंजर्वेटर टैंक होता है। तो ये सब जो है ये ट्रांसफार्मर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में, जब दूध को क्रीम से अलग कर दिया जाता है तो उसका डेंसिटी कम होता है, स्थिर रहता है, बढ़ जाता है और परिवर्तित रहता है, तो क्या होता है? तो इसका जो डेंसिटी होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि अगर आप जो है कभी आपने देखा होगा ये इस तरह का जो मशीन है जो हैंड से चलाया जाता है, हाथ से चलाया जाता है, ये दूध पेरने वाला मशीन है। इसमें क्या होता है कि ये ऊपर एक टैंक लगल रहता है। उसके बाद जो है इस टैंक में जब दूध डाल दिया जाता है तो डालने के बाद जो है एक तरफ ये दूधी, इसको दूधी कहा जाता है, जो दूध को पतला करके निकाला जाता है, और एक तरफ जो है मक्खन निकाला जाता है। और ये कौन सा ये मशीन जो है अपकेंद्रीय बल जो होता है, अपकेंद्रीय बल जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ये कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 25, निम्नलिखित में से प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग है? ऑप्शन ए में है अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी में है अनुदैर्ध्य तरंग, और ऑप्शन सी में इनमें से सभी, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रकाश जो है किस प्रकार का तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए अनुप्रस्थ तरंग जो है ये इसका जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला श्रृंग है और नीचे वाला गर्त,
ये दोनों के मिला करके क्या होता है, और ये बीच वाला जो है ये तरंग की गति है। ये अगर जैसे पानी में अगर हम गोला इसमें गोला अगर फेंकते हैं यार, तो क्या होता है पानी ऊपर नीचे होने लगता है। तो ये ऊपर जो होता है वो उसको श्रिंक कहेंगे, और नीचे वाला जो होगा उसको गर्त कहेंगे। उसके बाद जो है ये इसकी जो गति है उस गति से जो दूरी होगा श्रिंक का, वही क्या कहलाता है, वही आयाम कहलाता है, आयाम कहलाता है। उसके बाद जो है ये अनुप्रस्थ तरंग किसे कहेंगे। अनुप्रस्थ तरंग जो होता है, जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत हो। देख रहे हैं ये लंबवत है, लंबवत है, जैसे लंबवत है ये होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। उसके बाद जो है एक अनुदैर्ध्य, ये अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, तो अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है कि गति की दिशा माध्यम के, जो माध्यम होता है उसके कंपन करने की दिशा के उसके समानांतर होता है, समानांतर होता है। तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।